गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के राजनीतिक विभाग के पाठ नंबर 1 सत्ता की साझेदारी, इस पर हम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोज में भी मैंने इनके प्रश्न कराए। पहले में मैं आपको छोटी छोटी शब्दावली करवाई और दूसरे में आपको अभ्यास के प्रश्न करवाए। और आज तीसरे पाठ में पाठ नंबर 3, इसमें मैं आपको आज करवा रहा हूं कुछ मुख्य प्रश्न जिनकी हमेशा परीक्षा में एक संभावना रहती है आने की। तो हम आज करते हैं ये प्रश्न। तो आओ चले अपने टॉपिक पर। स्टूडेंट्स से आज का जो पहला प्रश्न है वो है, सत्ता में हिस्सेदारी के क्या लाभ है? क्यों, किस पर्पज को लेकर के ऐसे कौन से फायदे हैं जिनके कारण हम सत्ता में सभी का हिस्सेदारी करके चलते हैं, सभी लोगों की, सभी समुदाय की, सभी धर्मों की। सबसे पहला तो फायदा इसके निम्नलिखित फायदे हैं। नंबर 1, टकराव का अंदेशा कम होता है। जब हम सबकी हिस्सेदारी ले लेते हैं तो अलगाववाद कम पैदा होता है, टकराव की संभावनाएं कम रहती हैं, लोग कम आपस में करते हैं। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, अराजकता कम होती है, क्योंकि जो लोग सबका समान प्रतिनिधित्व होता है, समान प्रतिनिधित्व होने के कारण लोग विरोध कम करते हैं और विरोध कम होने के कारण उसमें राजनीति है वो स्थिर बनी रहती है। और इसके अलावा एक और भी फायदा है इसका कि जो यदि सत्ता में हमने सब लोगों की हिस्सेदारी की है तो उससे हिंसा अलगाव पर विराम लग जाता है। हिंसा नहीं होती, अलगाव नहीं होता है। तो इसमें अपने और इसका चौथा है, सच्चे लोकतंत्र की आत्मा कि एक सत्ता में हिस्सेदारी, एक लोकतंत्र वही होता है जिसमें सब लोगों को समान रूप से लेकर चले, सबको समान हिस्सा मिले, समान किसी अल्पसंख्यक को चाहे बहुसंख्यक को, जाति पाति का भेदभाव न हो, उसको हम सही लोकतंत्र, सही मायने में लोकतंत्र कहेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, सत्ता के हिस्सेदारी करने के बहुत से फायदे हैं। यदि समाज में हम सत्ता की हिस्सेदारी कर देते हैं, हर समुदाय से, हर वर्ग के लोगों को हम उसमें लेकर चलते हैं, तो ये बातें टकराव होने का अंदेशा कम हो जाता है, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, हिंसा नहीं होती है, अलगाववाद पर विराम लग जाता है। और सच्चे अर्थों में ही तभी हम कहेंगे लोकतंत्र जब उसमें हर आदमी की, हर वर्ग की, हर प्रकार समुदाय की हिस्सेदारी सरकार में शामिल हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण हुए? श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में हम पहले पढ़ते रहे हैं। क्योंकि श्रीलंका में ज्यादातर सिंहली लोग निवास करते हैं और इसके साथ साथ तमिल निवास करते हैं, ईसाई निवास करते हैं। जो सिंहली है वे लोग को सरकार है उनकी, इनकी बनी हुई है। क्यों बनी हुई सहेलियों की? क्योंकि सहेली है वे अच्छे संपन्न परिवार हैं और वहां के मूल निवासी माने जाते हैं। और जब श्रीलंका में सरकार बनी तो इन लोगों का विशेष योगदान रहा। इन लोगों ने अपने बहुमत के कारण अपना बनाया और इसलिए वहां पर सहेलियों को सरकार नौकरी में और विश्वविद्यालय में देती है। जब है सहेलियों की तो वो सहेलियों का पक्ष लेती है, उन लोगों को नौकरी देती है, उन लोगों को विश्वविद्यालय में प्राथमिकता देती है। इसलिए वहां पर गृह युद्ध हुआ। दूसरा तमिल है, वहां जो दूसरी कारण है वो तमिल भी रहते हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, वे लोग भी रहते हैं। उनको उनके खुद के अधिकारों से वंचित किया गया है। नए अधिकार देने के बाद उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए ये लोग सरकार का विरोध करते हैं और गृह युद्ध का कारण बनते हैं। तीसरा, एक और सरकार है वो संरक्षण योजनाओं को लाभ तमिल नाडु को कोई लाभ नहीं देती। जो सरकारी काम काज में, सरकार के रेख देख में काम होते हैं, संरक्षण के कार्य हैं, उन सारे कार्यों में सरकार सिर्फ सहेलियों को ही उस संरक्षण का फायदा देती है, लाभ देती है, जबकि तमिल को यह फायदा नहीं दिया जाता और उनके साथ पक्षपात किया जाता है। संक्षेप में यदि हम कहें तो ईसाई तो वहां नाम मात्र के हैं 6%,
लेकिन यदि हम बात करें सहेलियों की और तमिल की, इनकी आपस में रजामंदी न होने के कारण ही वहां गृह युद्ध होता रहा है, गृह युद्ध रहा, उसके कारण गृह युद्ध हुआ। अगला है प्रश्न नंबर 3, बेल्जियम के संविधान की मॉडल की कुछ बातों का वर्णन करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट्स, हर बार किसी न किसी कोड में आपके जरूर आता है। 10वीं क्लास से जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो उनमें किसी न किसी कोड में इस प्रश्न को अवश्य डाला जाता है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। बेल्जियम के संविधान के मॉडल की कुछ बातें बतानी है आपने, या किसी भी प्रकार से पूछ ले कि बेल्जियम का मॉडल है उसकी बातें बताएं या बेल्जियम के मॉडल के बारे में बताएं। तो मैं सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी कि बेल्जियम है, बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है, और यहां पर जो बेल्जियम है, बेल्जियम में 59% फ्लेमिश क्षेत्र में डच लोग निवास करते हैं। कितने? लगभग 60%। यदि हम पूर्ण रूप से कहें तो 59% फ्लेमिश क्षेत्र में डच रहते हैं और शेष 40% वोल्विया में फ्रेंच रहते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग वहां निवास करते हैं। तो ये लोग तो कहीं अपना दखलंदाजी करते हैं, नहीं होता इनका, लेकिन इनका टक्कर है। जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में जो 40% बोलमिया के लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, वे ज्यादा निवास करते हैं, और वो लगभग 80% लोग हैं वो ब्रुसेल्स में फ्रेंची लोग निवास करते हैं। ब्रुसेल्स जो राजधानी है, वहां उस राजधानी में 80% लगभग लोग करते हैं फ्रेंच और 20% डच करते हैं। इस प्रकार देखिए, यदि हम बात करें देश की, तो देश में पूरे देश की बात करें तो यहां बहुमत किसका है? डच का है। और यदि हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी में किसका है? फ्रेंच का है। इस प्रकार यहां बहुत सी अड़चनें आई, बहुत ज्यादा। ये अल्पसंख्यक होने के कारण भी, जो अल्पसंख्यक है फ्रेंच अल्पसंख्यक है, आपके देखिए यहाँ ये 59% है और ये 40% है। यह देश में अल्पसंख्यक है, लेकिन ये समृद्ध और संपन्न परिवार है। राजधानी में 80% लोग हैं वहां, बाकी डच तो 20% है, बाकी दूसरे गरीब एरिया में डच। यानी कहने का मतलब है कि संपन्न परिवार, अल्पसंख्यक होते भी संपन्न परिवार है और वह बहुसंख्यक होते भी। तो ये बड़ी एक उलझन बनी हुई थी। तो वहां मॉडल क्या बनाया गया? जब संविधान बनाया गया तो वहां का मॉडल बनाया गया कि जो दोनों है, फ्रेंच है ये और जो डच है, इन दोनों में से बराबर बराबर के मंत्री बनाए जाएंगे। जितने भी मंत्री बनेंगे, आधे मंत्री उसमें से, आधे उसमें मंत्री, जिनकी संख्या बराबर रहेगी। जितने मंत्री फ्रेंच भाषा के बनाए जाएंगे, उतने ही डच भाषा से भी बनाए जाएंगे। सबसे पहला तो यही निर्णय लिया गया, यही इस मॉडल की विशेषता, इस मॉडल में बनाया गया जो मंत्री बनाए जाएंगे वे दोनों में बराबर बनाए जाएंगे। ठीक है, समझ में? क्योंकि इस मॉडल की विशेषताएं आपने एग्जाम में लिखनी है, जरूरी है। तो पहली समय आपकी क्या है? पहली मुख्य बात क्या है कि दोनों ही भाषाई लोगों में बराबर के मंत्रियों की संख्या होगी। दूसरा, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय क्षेत्रीय सरकार अलग अलग। केंद्र सरकार पूरे देश पे है, लेकिन जिस एक क्षेत्र में जहां पर दो राज्य बिना केंद्र के प्रभुत्व के, यानी जिसका केंद्र पर दो राज्य ऐसे बना दिए गए, एक डचों का बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिश, और दूसरा बना दिया बोल्मेनिया जिसे फ्रेंच का अधिकार है। इन दोनों राज्यों को केंद्र से स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। केंद्र फुल फ्लैश अपने काम, अधिकार और कानून का पूरा ये अपने आप संचालन करते थे। केंद्र सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। एक मॉडल में ये की गई कि इस एरिया में यह सरकार चलाएंगे, उस एरिया में सरकार चलाएंगे। तीसरी बात, ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व। अब जब ये क्षेत्र में जिस क्षेत्र में बहुसंख्या में ये थे, इनका कर दिया, जिस क्षेत्र में ये थे इसका कर दिया, लेकिन जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसमें बराबर के प्रतिनिधित्व ले लिए, दोनों से समान प्रतिनिधित्व ले लिए। तो इसलिए जब हम यह बात करें कि ऐसा मानने के लिए कैसे तैयार हुए, फ्रेंच लोग कैसे तैयार हुए, क्योंकि इनकी संख्या 80% थी, बराबर के लिए तो मानने के लिए तैयार भी होना चाहिए था।
इनको इसलिए मानना पड़ा क्योंकि यदि हम सेंटर की केंद्र की बात करें तो केंद्र में डचों ने मान लिया था कि हम अलग बहुसंख्यक होते हुए भी हम इनके समान रहेंगे, समान अधिकार रहेंगे। सेंटर में भी इनको समान दिया गया दोनों को, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था संविधान में कि दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बराबर बराबर के मंत्रियों की समान रक्षा समान दी। जैसे कि मैंने नंबर 1 में ही बताया था आपको, नंबर 1 में बताया था कि दोनों की मंत्रियों की संख्या समान होगी। हम सेंटर की बात कर रहे थे, सेंटर में समान है। तो यहां देखा जाए तो 10 ज्यादा थे, प्रेमिस कम थे सेंटर में। लेकिन अब इसी बात को देखते हुए ब्रुसेल्स राजधानी में भी समान प्रतिनिधित्व की बात की गई, चाहे वहां ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज्यादा थे और डच कम थे। अगला सामुदायिक सरकार, एक खास विशेषता इस मॉडल की ये थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो बनाएगी, एक और विशेष प्रकार की सरकार भी वहां बनाएगी, सामुदायिक सरकार। ये सामुदायिक सरकार क्या करती थी कि चाहे वो किसी भी एरिया में रहते हो, फ्रेंच के भी डच रहते हो, डचों में कोई फ्रेंच रहता हो, लेकिन यदि उनकी बात थी इस सरकार की, सामुदायिक सरकार की बात होती थी, तो वे इसका ही अधीन अपना चुनाव करते थे, अपने इसी को ही वो अपना वोट वगैरह देते थे, मत इसी के पक्ष में देते थे, ताकि क्योंकि ये इसका क्या काम था समुदाय सरकार का कि ये संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे निर्णय हैं वे सारे के सारे इस सामुदायिक सरकार के द्वारा ही लिए जाते थे। तो इसमें सामुदायिक सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य सरकार में कोई अपना दखल अंदाजी नहीं देती थी, ये सिर्फ पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। अपनी अपनी भाषा को, अपने अपने शिक्षा और संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने सामुदायिक सरकार की भी रचना की हुई थी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना था कि जो मॉडल है उसकी मॉडल की 4 बातें हैं, खास करके दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक तो जो सेंटर में है, केंद्र में दोनों के मंत्रियों की संख्या समान, राजधानी में संख्या समान, राज्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मतलब फुल फ्लैश बिना ही सेंटर के कोई उसके बिना दखल अंदाजी के बना दी गई। और तीसरा था एक सामुदायिक सरकार। तो 3 प्रकार की, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सामुदायिक सरकार और समान प्रतिनिधित्व, तो ये विशेषताएं थी इस मॉडल की। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में से आप लोगों को समझ में आया है, नहीं आया तो एक दो हमारे वीडियोज को दोबारा देखते रहना और आपको आ जाएगा। और बुक्स पढ़ी होगी आपने तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।